नमस्कार साथियों, मैं चितरंजन तिवारी इंजीनियर कुणाल तिवारी क्लासेस अलवर के यूट्यूब चैनल पर आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। साथियों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान में संभागीय व्यवस्था। पार्ट 1 में हम 2 संभागों के बारे में आपसे चर्चा कर चुके थे। हमने आपको बता दिया था कि संभाग का मुखिया संभागीय आयुक्त बोले तो डिविजनल कमिश्नर डीसी होते हैं, जो एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर होते हैं और संभाग स्तर पर प्रशासन में समन्वय स्थापित करने की जिम्मेदारी या उत्तरदायित्व संभागीय आयुक्त का ही होता है। तो साथियों, हम नेक्स्ट संभाग पढ़ें उससे पहले जरा सी चर्चा और कर ले कि हमने लास्ट क्लास में जोधपुर संभाग पढ़ लिया था। अब प्रॉब्लम ये आती है कि साहब कैसे याद रहे, तो कुछ चीजें तो याद हो जाती हैं और कुछ को याद करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। तो आप लोग देखें कि जोधपुर संभाग में साक्षरता क्या है, न्यूनतम, और इसी जोधपुर संभाग में पशुधन क्या है, ज्यादा। तो आपने बुजुर्ग लोगों को कहते हुए सुना है कि बेटा हम तो पढ़ना है, तुम पढ़ लो, ना पढ़ोगे तो हमारी तरह ढोर चराते डोलोगा। तो भैया ढोर चराते डोलोगे अगर नहीं पढ़ोगे तो, इसलिए आप भी पढ़ लें। और कहा है किसी ने, और किसी ने क्या, हरिवंश राय बच्चन जी ने कहा है कि मैं खाने जाने को घर से निकला है पीने वाला। मैं खाने जाने को घर से निकला है पीने वाला, अलग अलग पथ बतलाते सब, मैं तो ये बतलाता हूं, राह पकड़ तू एक चला चल, मिल जाएगी मधुशाला। तो आप सबसे विनम्र अनुरोध है कि आप निरंतर स्टडी रखें। अगर पढ़ोगे नहीं तो ढोर चराओगे, पशु चराओगे। तो आपने देखी स्थिति, पढ़ोगे नहीं तो साक्षरता क्या हो जाएगी, न्यूनतम। क्या चराओगे, पशु, तो ज्यादा क्या हो जाएंगे, पशु। तो इस जोधपुर संभाग में न्यूनतम साक्षरता है, अधिकतम क्या है, पशु है। ये भी एक प्रॉब्लम करती है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर क्या है, कि एक दशक में बच्चे कहां ज्यादा पैदा हो रहे हैं, ये है बात इसमें। तो देखो इसके तो बहुत सारे कारण हैं, कभी डिटेल से चर्चा करें आप तो साहब क्या, मनोरंजन के साधनों का अभाव, आपके हॉस्पिटलों का अभाव, इस तरीके की जो बातें। आप लोग देखें कि एक जगह ऐसी स्थिति है जहां दमादम बच्चे पैदा हो रहे हैं खूब, तो और खूब ही मर रहे हैं। 100 बच्चे पैदा हुए, 30 अटक गए। एक जगह ऐसी है कि 100 पैदा हो रहे और बड़ी मुश्किल से कोई वास्तव में कोई प्रॉब्लमेटिक मामला है तो कोई बच्चा एक्सपायर हो रहा है, नहीं तो सब सेटल्ड चल रहा है, 1 2 3, बस 100 पैदा हो गए, 2 3 हो गए। तो यानी कि शिशु मृत्यु दर जिन क्षेत्रों में ज्यादा है वहां दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होगी, या शिशु मृत्यु दर जहां कम है वहां दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा होगी। यानी कि 100 पैदा हो रहे हैं उनमें से 30 मर गए, वहां ज्यादा होगी, या 100 में से 3 मर रहे हैं वहां ज्यादा होगी। आप गलत सोच रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि जहां कम मरे हैं, 3 मरे हैं, वहां शिशु मृत्यु दर ज्यादा होगी, और जहां ज्यादा मरे हैं वहां कम होगी। यही सोच रहे हैं ना? ओके, मुझको पता है आप इसका उल्टा सोच रहे हैं कि जहां बच्चे ज्यादा, यानी कि 30 लोग परसेंटेज रेशो आ रहा है, ठिकाने लग रहे हैं, वहां वृद्धि दर कम होगी, ऐसा सोचना गलत है। और जहां 3 ही मर रहे हैं वहां ज्यादा होगी, ये दोनों चीजें सोचना आपका क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि जिन क्षेत्रों में लोग कम पैदा, मतलब पैदा बराबर हो रहे हैं लेकिन औसत रूप से 100 पर कितने एक्सपायर हो रहे हैं, 3। तो वो लोग क्या सोचते हैं, चिकित्सा सुविधाएं अच्छी है वहां पर,
बेहतरीन व्यवस्था है, और वो सोच रहे हैं भगवान राखेगा तो हमारा तो एक ही बहुत है। और जहां दमादम एक्सपायर हो रहे हैं तो वो सोचेंगे कौन सा कब सटक जाए, तो यह चक्कर में वो कई कई पैदा कर लेंगे। इसलिए जहां चिकित्सा सुविधाओं का अभाव है वहां मृत्यु दर ज्यादा है और वो लोग बच्चे ज्यादा पैदा करेंगे, इसलिए वहां की मृत्यु दर ज्यादा होगी। ऐसे ही मनोरंजन के साधनों का अभाव, जहां सिनेमा हॉल नहीं है, घर में टेलीविजन नहीं है, तो देखो पुराने समय में आप पढ़ते हैं इतिहास में कि फलाना शासनकाल और स्त्रियों की स्थिति, फलाना शासनकाल और स्त्रियों की स्थिति पुराने समय में पढ़ाया आपने। वो अपाला, लोपा, घोषा, मुद्रा, कौन कौन सी ये जो विदुषियां हुआ करती थी बहुत कम, और आजकल तो आप लोग देख लें कि घर घर में बहुत सारी विदुषियां हैं, यानी कि महिला शिक्षा का स्तर बढ़ गया है। तो पहले समय में आपने पढ़ा है कि महिलाओं को मनोरंजन का साधन समझा जाता था, तो इसलिए आप लोग देखिए जिन क्षेत्रों में मनोरंजन के साधनों की कमी है, ऐसे लोग जहां उद्योग धंधों का अभाव है, उन क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि दर ज्यादा है। समझ गए होंगे आप बात को। तो देखिए साथियों कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर इन्हीं क्षेत्रों में क्या होगी, ज्यादा होगी। क्योंकि अपन जब छोटे हुआ करते थे उस समय की स्थिति क्या थी, अपन खेलते थे, टीचर क्लास में नहीं आया तो तुरंत स्टार्ट कि ठाली बैठे क्या करें, कर लिया जाए कुछ काम और शुरू करें अंताक्षरी ले ईश्वर का नाम। तो जब ये ठाली लोग बैठे रहते हैं ना, ठाली लोग, शैतानी का मामला, शैतान का घर, जैसे आपने देखा लॉकडाउन हुआ और बहुत सारी वो सब मजाक बतौर कुछ मैसेजेस आए व्हाट्सएप पर कि लॉकडाउन खुलते क्या स्थिति होगी, तो सब हॉस्पिटल में बहुत सारे पुरुष और महिलाएं और बच्चे उनके, तो वो चीजें ठाली क्या करेगा आदमी, समझ रहे आप सारी बात को। तो ये चीज होगी। अब हम बात करते हैं आपसे नेक्स्ट संभाग, और हमारा तीसरा संभाग है उदयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं हमारे 6 जिले, और 6 जिले हैं, याद रहे आपको, डुबाऊ, राज, चित्तौड़, प्रताप का। डुबाऊ, राज, चित्तौड़, प्रताप का अर्थात डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर और राजसमंद। चित्तौड़ से क्या हो गया, चित्तौड़गढ़, और प्रताप से क्या हो गया, प्रतापगढ़। अब सवाल वही पैदा कि इस संभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है, तो इस संभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन हो गया, उदयपुर। उदयपुर संभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उदयपुर और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला डूंगरपुर। तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन हो जाएगा, डूंगरपुर। ये क्लियर हो जाए पोजीशन आपको। उदयपुर जो संभाग है यह राजस्थान का दक्षिणी संभाग है। उदयपुर संभाग में अधिकांश आदिवासी लोग निवास करते हैं, इसीलिए इसे हम आदिवासी संभाग भी कह सकते हैं। राज्य के इस संभाग का आकार हम बता चुके थे आपको लास्ट वीडियोस में कि उदयपुर संभाग का आकार, उदयपुर जो संभाग है, संभाग का आकार है श्रीलंका के समान, जबकि उदयपुर जिले की आकृति, है ऑस्ट्रेलिया के समान। तो उदयपुर संभाग का आकार तो हो गया किसके समान, श्रीलंका के समान, और उदयपुर जिले की आकृति हो गई किसके समान, ऑस्ट्रेलिया के समान। और इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है, तो इसका जो क्षेत्रफल है उदयपुर संभाग का वो इधर लिख दूं मैं 36,942 किलोमीटर स्क्वायर।
तो 36,942 किलोमीटर स्क्वायर। और इसकी जो क्या बोलते हैं अपन जनसंख्या है वो हो गई आपके जनसंख्या कितनी है, इसकी जनसंख्या एग्जैक्ट याद नहीं आ रही अच्छे से, 98.26 लाख है शायद, या 198.26 लाख है, 98.26। ओके, देखेंगे इसको भी, अभी बता देंगे आपको। 98.26 लाख होनी चाहिए जाता है, और नहीं तो आप लोग देख लेंगे एक बार इसको कितनी है। और देखिए आप इसमें कि जो उदयपुर संभाग है इसमें आप और क्या विशेषताएं हैं कि सर्वाधिक इसमें क्या है। तो सबसे पहले देखेंगे उदयपुर संभाग में सर्वाधिक, तो उदयपुर संभाग का सर्वाधिक है लिंगानुपात। तो लिंगानुपात क्या है, सबसे ज्यादा। सर्वाधिक है इसमें क्या, झीलें। सर्वाधिक है इसमें क्या, वन। और सर्वाधिक है इसमें कार्यशील जनसंख्या। कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य क्या है, कार्यशील जनसंख्या से तात्पर्य है कि कितने लोग जो है कार्य करने योग्य है। इसका तात्पर्य है कि 14 वर्ष से कम आयु के व्यक्ति को अपन बंधुआ मजदूर कहते हैं, बाल मजदूर। तो 14 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के जो लोग हैं, और अधिकतम सीमा तो 60 या 62 जो भी होगी, तो इनके बीच आयु वर्ग के जो लोग हैं इसमें क्या है, सबसे ज्यादा। तो सर्वाधिक क्या है, लिंग अनुपात है, सर्वाधिक झीलें हैं, सर्वाधिक वन है, सर्वाधिक कार्यशील क्या है, जनसंख्या। अब साथ साथ ये भी बात कर लो कि सर्वाधिक लिंग अनुपात वाला जिला कौन है, तो आप जानते हैं कौन है, डूंगरपुर। 994 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और न्यूनतम अपन पढ़ लेंगे धौलपुर में है 846। सर्वाधिक झीलों वाला जिला कौन है, ये उदयपुर है। सर्वाधिक वनों वाला जिला भी कौन है, उदयपुर है। अब कार्यशील जनसंख्या का तो नहीं पता कि इसमें कौन जिला है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला हो गया, सर्वाधिक वन हो गए, सर्वाधिक कार्यशील जनसंख्या होगी। और सर्वाधिक इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है वो है कि सर्वाधिक ही इसमें क्या है, एसटी बोले तो अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजाति। क्लियर। अब सर्वाधिक एसटी किस जिले में है, तो सर्वाधिक जो एसटी वाला जिला है वो है उदयपुर, और परसेंटेज एसटी वाला है वो है आपके बांसवाड़ा। तो सर्वाधिक एसटी कहां है, जिले की बात करें तो उदयपुर, और सर्वाधिक प्रतिशत एसटी वो है आपके कहां, बांसवाड़ा में है। और आपको याद रहे कि संपूर्ण राज्य की 76.38% एसटी, 76.38% एसटी कहां निवास करती है, बांसवाड़ा जिले में। मित्रों एक चीज और याद रहे आपको कि जयपुर जिला सर्वाधिक मीणा पाए जाते हैं, लेकिन मीणा जाति, एसटी का मतलब मीणा नहीं है, अनुसूचित जनजाति मतलब बहुत सारी जातियां हैं, भील है, मीणा है, गरासिया है, और भी आपके हो सकते हैं। तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति आप पता है इसमें भील और मीणा जो कि पिछोला झील के टापुओं पर भी निवास करते हैं, 7 जो टापू हैं उन पर भी निवास करते हैं। तो आपको इतनी स्थिति क्लियर हो जाए कि सर्वाधिक एसटी कहां है और सर्वाधिक परसेंटेज एसटी कहां है, ये क्लियर हो जाए पोजीशन आपको। आगे आप स्थिति देखेंगे कि सर्वाधिक एसटी और सर्वाधिक परसेंटेज एसटी, इतना मामला क्लियर हो गया। अब आप और इसकी क्या विशेषता है कि उदयपुर संभाग राज्य का सर्वाधिक अंतर राज्य बनाने, सीमा बनाने वाला संभाग भी है।
यानी कि यह संभाग सर्वाधिक क्या बनाता है? अंतरराज्यीय सीमा। तो फिर न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाता है? और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाएगा आपके कौन? अजमेर। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा कौन बनाएगा? आपके अजमेर बनाएगा। क्लियर होगी बात? आगे आप स्थिति देखें कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा वाला जिला हो गया, और एक चीज और कि ये जो उदयपुर है ये 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग भी है, कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा भी बना रहा है और 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग। क्योंकि बीच में भीलवाड़ा आ जाता है। बीच में कौन आ जाता है? भीलवाड़ा। और भीलवाड़ा सिर्फ आपको पता है कितने किलोमीटर? 16 किलोमीटर सीमा बनाता है। भीलवाड़ा कितने किलोमीटर सीमा बनाता है? 16 किलोमीटर के आसपास सीमा बनाता है। इतनी बात क्लियर होगी आपको? आगे आप स्थिति देखें इसमें कि भीलवाड़ा बना रहा है 16 किलोमीटर सीमा और न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा है। तो न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन हो गया? अजमेर, क्योंकि अजमेर भीलवाड़ा के अंतर्गत आता है। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए उदयपुर संभाग के बारे में। तो उदयपुर संभाग में देख लिया आपने, सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला उदयपुर, न्यूनतम वाला डूंगरपुर। यह राज्य का दक्षिणी संभाग है, आदिवासी संभाग कह सकते हैं। क्षेत्रफल आपको बता दिया। न्यूनतम कहां? हाँ, एक चीज और कि हमने बताया कि सर्वाधिक एसटी यहां है, तो न्यूनतम कहां है? हालांकि बता चुके हैं लेकिन फिर भी एक बार देख लें। बताया तो नहीं, यहां बताएंगे आपको नेक्स्ट में कि न्यूनतम एसटी का प्रतिशत भी और जनसंख्या भी दोनों ही बीकानेर में है। न्यूनतम एसटी का प्रतिशत भी और न्यूनतम एसटी दोनों ही कहां है? बीकानेर में। तो सर्वाधिक एसटी तो कहां होगी? आपके बांसवाड़ा में प्रतिशत में। और जब हम बात करें न्यूनतम एसटी व परसेंटेज एसटी वाला जिला, तो ये कौन आएगा? आपके बीकानेर। हम नेक्स्ट संभाग में इसकी चर्चा आपसे करेंगे। अब करेंगे क्या? तो ये कुछ बातें हुई जो आपके किससे रिलेटेड होगी? उदयपुर संभाग से, कि 2 बार सीमा बना दिया। जबकि 2 बार सीमा बनाने वाले जिले कौन है जो अलग अलग बनाते हैं? हमने बताया आपको, एक चित्तौड़गढ़ है और दूसरा कौन है? कोटा। तो ये चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। आगे आप देखेंगे हम नेक्स्ट जो संभाग हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे आपका उदयपुर संभाग, वो बीकानेर संभाग। कौन सा संभाग पढ़ेंगे साथियों? बीकानेर संभाग। और बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं। कितने जिले हैं? 4 जिले। और उन 4 जिलों की बात करें तो वो कौन कौन से हैं? आप लोग देखें कि आपने सुना होगा कि काफी लोग कहते हैं हमारे घर में मोटे मोटे क्या है? चूहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में क्या है? बिच्छू है। क्या है? बिच्छू। तो मोटे मोटे चूहे हैं, बिच्छू हैं, इस तरीके से। तो जिनके घर में बिच्छू हैं वो तो क्या बोलेंगे? तो बीकानेर संभाग और 4 जिले कि भाई बिच्छू हैगा, हमारे घर में तो बिच्छू हैगा। कुछ कहेंगे भाई हमारे घर में बिच्छू नहीं है, तो उनके घर में ये होंगे बिग चूहा, मोटे मोटे क्या? चूहे। और लोग हमारे ये भी नहीं है, फिर तो वो पवित्र है, फिर तो उससे अपन क्या कहेंगे? हैप्पी टू गंगासी। तो कोई भी ट्रिक आप इसमें काम में ले सकते हैं। बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर। हनुमानगढ़, बीकानेर, तू से कुछ नहीं, गंगानगर और सी फॉर चूरू। लेकिन अधिकांश बच्चे इसे पसंद करते हैं, इसीलिए मैं लिख देता हूं बिग चूहा। बीकानेर, गंगानगर और चूरू और हनुमानगढ़। तो इसमें सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन है? तो निश्चित रूप से कौन? बीकानेर। क्योंकि हम आपको बता चुके थे, आपको याद है हमने 5 बड़े जिले बताए थे और उसके लिए ट्रिक बताई थी। जैसी बीबी जोधपुर की नागौर की नाय।
जैसी बीवी जोधपुर की, नागौर की नाई। तो जैसलमेर, फिर कौन है बीकानेर, फिर कौन है बाड़मेर, फिर कौन है जोधपुर, और फिर कौन है नागौर। तो हमने कहा कि जैसलमेर है, नहीं नंबर 2 पे बड़ा जिला कौन है बीकानेर, और वो इसमें आ गया। तो यह है बीकानेर संभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला क्या हो गया जिला। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन है, तो न्यूनतम क्षेत्रफल वाला हो गया आपके कौन, हनुमानगढ़। तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला हो गया कौन, बीकानेर। न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन हो गया, हनुमानगढ़। बीकानेर संभाग उत्तरी राजस्थान है ये, तो यह राजस्थान का उत्तरी संभाग है। और इस संभाग का क्षेत्रफल की बात करें हम तो 64,708 वर्ग किलोमीटर है, 64,708 किलोमीटर स्क्वायर। और इसके बात करें हम जनसंख्या की तो 51.38 लाख इसकी जनसंख्या है। कितनी है, 51.38 लाख। मित्रों याद रहे ये समस्त जो आंकड़े हैं ये आपके सन 2011 के अकॉर्डिंग अपडेट हैं, जो भी हैं, बाकी और आप इनको एक बार देख लेंगे। तो 51.38 लाख जो कि संपूर्ण राज्य के 11.89% है, 11.89%। और मित्रों बिल्कुल मैंने आपको पिछले उसमें ठीक ही बताया था कि उदयपुर संभाग जो है उसकी जो जनसंख्या है वो 98.26 लाख है। अब याद आ गया, बिल्कुल ये प्रॉब्लम कर रहा था थोड़ा सा। 51.38 उदयपुर संभाग की हो गई, वही उदयपुर संभाग की कितनी हो गई 98.26 लाख, ये उदयपुर संभाग की। ओके, तो बीकानेर संभाग में क्या विशेषताएं हैं, उत्तरी संभाग हो गया, आपको क्लियर होगी बात। और राज्य के इस संभाग में जो सर्वाधिक सिंचाई होती है वो नहरों द्वारा होती है। राज्य के इस संभाग में सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है, अर्थात यह राज्य का गहन सिंचित क्षेत्र है। गहन सिंचित क्षेत्र, ये जो उत्तरी राजस्थान है ये राज्य का क्या है, गहन सिंचित क्षेत्र है। सर्वाधिक सिंचाई नहरों द्वारा होती है और राज्य की न्यूनतम नदियों वाला संभाग है। राज्य की न्यूनतम क्या बहती है इसमें, नदियां। राज्य के दो जिले बीकानेर और चूरू, जिनमें दो जिले बीकानेर और चूरू जिनमें कोई नदी नहीं बहती, साथियों इसी संभाग के अंतर्गत आते हैं। याद रहे, गौर फरमाएं कि चूरू जिला जो है, इस चूरू जिले में एक हमारी शेखावाटी क्षेत्र की अंतः प्रवाह की नदी कांटली या कांतली वो इस जिले में प्रवेश करती है जब वर्षा बहुतायत में हो जाती है। इसलिए कभी प्रश्न पूछ लिया जाए कि राजस्थान का वह कौन सा जिला है जिसमें कोई नदी नहीं बहती, तो मित्रों उसका आंसर होगा क्या, बीकानेर। क्योंकि चूरू में कभी कभी बहती है, अगर जिसमें चूरू भी ऑप्शन में हो और बीकानेर भी ऑप्शन में हो, तो ऐसे समय में मैं आपको नई बात बता रहा हूं ये कि बीकानेर इसका क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर होगी बात। तो हमने आपको बता दिया कि गहन सिंचित क्षेत्र है, न्यूनतम नदियां हैं और इस संभाग में सर्वाधिक अनुसूचित जाति का क्या है, प्रतिशत है। अर्थात बीकानेर संभाग सर्वाधिक अनुसूचित जाति के प्रतिशत वाला या अनुपात वाला क्या है, संभाग है। क्योंकि आप जानते हो सर्वाधिक अनुसूचित जाति तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आती है। और मैंने आपको बता दिया, फिर भी बता दूं
कि सर्वाधिक एससी, यानी कि यह सर्वाधिक एससी के प्रतिशत वाला संभाग है, जबकि सर्वाधिक एससी कहां है? प्रतिशत एससी की बात करें तो वो क्या, सर्वाधिक एससी की बात करें तो कहां हो गया? जयपुर। और सर्वाधिक परसेंटेज एससी की बात करें तो गंगानगर। सर्वाधिक परसेंटेज एससी की बात करें तो वो कहां है? गंगानगर। प्रतिशत में बात करते हैं तो ये मित्र हो गया आपका कौन सा संभाग? बीकानेर संभाग। अब हम नेक्स्ट संभाग पढ़ेंगे और वो होगा हमारा कोटा संभाग। आप स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे साथियों बीच बीच में। नेक्स्ट जो संभाग होगा वो कौन सा संभाग होगा? कोटा संभाग। और आप जानते हो कि भाई कई बार आजकल तो क्या देखो, बहुत अच्छे से सभी लोग पढ़ रहे हैं, और देखो सबसे ज्यादा जो शिक्षा में सुधार आया है, जैसा मैंने महसूस किया है, वो मीणा जाति में बहुत आया है। आप लोग देखेंगे जितने भी हमारे जो मीणा समुदाय के हमारे ताऊ चाचा हैं, जो रिटायरमेंट हो चुके हैं, रिटायरमेंट के जो करीब हैं बड़े बड़े अधिकारी, उनकी बीवियां भी अंगूठा टेक हैं। लेकिन आजकल तो आप लोग देखें कि हर घर में लोग बिल्कुल जज्बे के साथ पढ़ रहे हैं और बहुत स्त्री शिक्षा में बहुत सुधार आ गया है। आप लोग देखते हैं कि जब हम पढ़ते हैं साहब आखा तीज, और आखा तीज में लिखा हुआ मिलता है साहब हम बुक्स में कि इस दिन मीणा जाति में बहुतायत में बाल विवाह होते हैं, और जब बाल विवाह हो जाते हैं तो आगे चल के प्रॉब्लम क्रिएट होती है। मुझे याद है मैंने अभी 5-6-7 साल हो गए होंगे, इसी दौरान एक बार न्यूज़पेपर में खबर छपी थी कि एक मीणा बेटिया थी, उसने बड़ी होकर के अपने जो बचपन की हुई जो शादी थी उसको तोड़वा दिया। जोधपुर हाईकोर्ट का फैसला था। तो हमने कहा कि आगे पढ़ करके किसी की बीवी बढ़िया नौकरी में चली गई, और भाई बीवी और उसका जो हस्बैंड है बाबू वो ग्वाड़ है, गाय चरा है। तो यार एक नौकरी पेशा बीवी एक गाय चराने वाले ग्वाड़े के साथ या भैंस चराने वाले के साथ कैसे रह सकती है? तो ये प्रॉब्लम। और कई बार हालात ऐसे होते हैं, बचपन में शादी हो गई, किसी का बाबू बहुत बड़ा अधिकारी बन गया, उसकी बीवी ऐसे रह गई तो वो उसको भाव नहीं दे, तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। ऐसे मामले सामने आपने आते देखे हैं। अब आप लोग देखें कि किसी के बाबू की बात करें और साहब वो बड़ा वो बन गया साहब, आप मान के चलें कि जो कोटा संभाग है इसमें आप बात करें झालावाड़ आपके वो जगह है डिस्ट्रिक्ट, और इस झालावाड़ में जाकर के वो बड़ा अधिकारी बन गया, एसपी बन गए, डीएम साहब बन गए, और उनसे जाकर के उनकी बीवी से ये कहें कि साहब ऐसा काम करा दो हमारा थोड़ा बहुत, इनसे जाकर के आपके हस्बैंड से। तो बीवी क्या कहेगी? देखो भाई मैं हूं अंगूठा टेक, मेरी रुआ की आजकल पटना रही है और झालावाड़ में अपनी चलना रही है, अपनो ना झालावाड़। कौन को है? बाबू को झालावाड़, बाबू को झालावाड़। और किसी की बीवी की बहन कर चले, आप लोग देख ले, तो उसमें क्या होगा? आप लोग देख लें, बाबू भी नहीं चल रहे, बीवी भी चल रही है, और बाबू से जाके कह दिया जाए यार मैडम साहिबा से हमारा काम करवा दो ना, तो वो कहेगा देखो भाई मेरी मैडम की आजकल पट नहीं रही है, झालावाड़ में अपनी चल नहीं रही है, अपनो ना झालावाड़। कौन को है? बीवी को झालावाड़। और इस तरीके से 4 जिले हो जाते हैं, 12, और कौन हो गया? बूंदी, और कौन हो गया? कोटा, और झालावाड़ से कौन हो गया? झालावाड़। तो कोटा संभाग कितने जिले? 4 जिले, बीबी को झालावाड़ या बाबू को झालावाड़। और इसमें देख रहे हैं आप सर्वाधिक जो क्षेत्रफल वाला जिला है 12 है, न्यूनतम वाला कोटा है। तो इस संभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला 12 हो गया, और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला कौन हो गया? कोटा हो गया। क्या विशेषता इस संभाग की? कि एक तो यह राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी संभाग है,
यह राजस्थान का क्या है, दक्षिणी पूर्वी संभाग है। और इस संभाग में सर्वाधिक क्या है और न्यूनतम क्या है, तो देखिए कि सर्वाधिक तो क्या क्या है। सर्वाधिक तो इस संभाग में क्या है, एक तो सर्वाधिक नदियों के बहने वाला संभाग है। सर्वाधिक क्या बहने वाला संभाग है, नदियां। और सर्वाधिक ही जब नदियां हैं और पूर्वी आपका दक्षिणी पूर्वी भाग है, आर्द्रता यही ज्यादा होगी क्योंकि वर्षा इन क्षेत्रों में ज्यादा होती है, मानसून ज्यादा मामला है। तो सर्वाधिक वर्षा और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी है। सर्वाधिक वर्षा वाला और सर्वाधिक आर्द्रता वाला क्या है, संभाग है। कौन सा संभाग, कोटा संभाग। और दूसरी बात क्या है, इसमें न्यूनतम इसकी क्या है, जनसंख्या है। तो इस संभाग में न्यूनतम क्या हो गई, जनसंख्या। अब सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन है, तो आपको याद रहे मित्रों, सर्वाधिक नदियों वाला जिला है चित्तौड़गढ़। पुराने आंकड़े हैं, नवीनतम तो अभी कोई चीज सामने आई नहीं है। सर्वाधिक वर्षा सर्वाधिक आर्द्रता वाला जिला है मित्रों झालावाड़, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और यह सोयाबीन उत्पादन के लिए जो अपना कोटा संभाग है, इसके लिए सोयाबीन उत्पादन के लिए भारत भर में प्रसिद्ध है। भारत भर में क्या है, प्रसिद्ध। तो न्यूनतम क्या होगी, जनसंख्या इसकी, और इसकी जनसंख्या है 56.99 लाख मान लो आप, यानी कि 8.3%। कितनी होगी जनसंख्या संपूर्ण संभाग की, 56.99 लाख। 56.99 लाख अर्थात 8.3%। क्लियर। तो 8.30%। और इस संभाग का जो क्षेत्रफल है 24,204 है। याद रखिएगा, इसमें याद रखने में थोड़ी सहूलियत हो सकती है। 24,204 वर्ग किलोमीटर। तो आपने देखी स्थिति कि साहब जो कोटा संभाग है, इसमें सर्वाधिक क्या है, न्यूनतम क्या है। एक चीज और याद रहे इसमें कि राज्य का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, जो कि मैं बता चुका हूं, कोटा, इसी संभाग के अंतर्गत आता है। तो ये बात होगी आपके कौन से संभाग की, कोटा संभाग की। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे एक बार। फिर अब हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट, और वो आपका संभाग होगा कौन सा संभाग, अजमेर संभाग। तो कितने संभाग हो गए हमारे मित्रों, 5। जजो बीको, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर और कोटा। और अब हम पढ़ेंगे कौन सा संभाग नेक्स्ट संभाग हो गया हमारा अजमेर संभाग। और अजमेर संभाग में भी कितने जिले हैं, 4 जिले। और जब कोई डिस्टर्ब करता है ना, अच्छा नहीं लगता, हम बोलते हैं चुपचाप बैठा रहे, अभी ना टोक, अर्थात अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर और टोंक। आपको पता चल गया इसमें कि जैसी बीबी जोधपुर की, नागौर की ना, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन हो गया, नागौर। और न्यूनतम क्षेत्रफल वाला कौन हो गया, टोंक। तो अजमेर संभाग जो कि राज्य का केंद्रीय स्थिति वाला संभाग भी है, राज्य का मध्यवर्ती संभाग भी है। तो यह राज्य का क्या है, केंद्रीय स्थिति वाला, यह राज्य का केंद्रीय स्थिति वाला या मध्यवर्ती संभाग है। राज्य का यह संभाग क्या हमने बता दिया आपको, क्या बनाता है, न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा। न्यूनतम अंतरराज्यीय सीमा सिर्फ अजमेर का कौन सा जिला है जो अंतरराज्यीय सीमा पर है, भीलवाड़ा। बता दिया हमने 16 किलोमीटर। केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, मध्यवर्ती संभाग है। जम्मू कश्मीर जो है, इसके बारे में हम चर्चा कर चुके थे, जम्मू कश्मीर से रिलेशन बनाया था हमने कि अजमेर संभाग का आकार तो पुराने J&K के समान है।
किसका? अजमेर संभाग का। जबकि अजमेर जिले की जो आकृति है वो कैसी है? त्रिभुजाकार है। तो ये चीज क्लियर होगी आपको। दूसरी बात करें अजमेर से रिलेटेड, तो यह राज्य का एक ऐसा संभाग भी है कि जो राज्य के सभी संभागों से, यानी कि राज्य का एकमात्र संभाग है, लिख दूं आप चाहो तो, कि अजमेर संभाग राज्य का एकमात्र संभाग है। एकमात्र क्या है? संभाग है जिसकी सीमा राज्य के अन्य सभी संभागों, यानी कि 6 संभागों से लगती है। यह सभी संभागों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। मित्रों क्लियर हो जाए आपको कि सभी संभागों से क्या बनाता है? सीमा बनाता है। दूसरी हम बात करें, इस संभाग का जो क्षेत्रफल है वो 43,848 वर्ग किलोमीटर है। 43,848 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है और इसकी जो जनसंख्या है वो 97.26 लाख है। कितनी है? 97.26 लाख। क्लियर हो जाए पोजीशन आपको। और आप लोग देखें मित्रों कि राज्य की जो कुल जनसंख्या वो है 6,85,400 नहीं, वो हो गया आपकी 6,85,48,437। 6,85,000 और 6 करोड़ 85 लाख और 48,437। तो इसमें अपन इसका भाग दे लेंगे, वो परसेंटेज निकल जाएगा 437। तो क्लियर हो गई बात मित्रों आपको। ये हमारा कौन सा संभाग समाप्त हो गया? अजमेर संभाग समाप्त हुआ। तो अजमेर संभाग में किसी को प्रॉब्लम हो किसी भी प्रकार की तो बोल देंगे आप लोग। हाँ, एक चीज और इसमें बहुत अच्छी बात है कि इस संभाग में चारों भौतिक प्रदेशों का गुण भी पाया जाता है। कि राज्य के 4 भौतिक प्रदेश हैं जिनमें आप देखते हो, मैं बता दूं थोड़ा सा आपको, यहां नजर आ जाएगा। चलो ऐसे बना देता हूं, इसको मिटा दो एक बार में, आप स्क्रीनशॉट ले लेना जो पीछे का मैटर है। जरा सा आप लोग देखें इसमें कि साहब ये राजस्थान है और राजस्थान की स्थिति की जब हम बात करें तो राजस्थान 4 भागों में बटा हुआ है। ये हो गया आपके अरावली, ये हो गया आपके दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, और साहब ये हो गया आपके इधर वाला दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, ये वाला हिस्सा, तो ये पूर्वी मैदानी उपजाऊ भाग, ये अरावली, ये आपके पश्चिम का रेतीला मैदान। तो जो नागौर वाला हिस्सा है वो पश्चिम के रेतीले मैदान में चला जाएगा, अजमेर वगैरह अरावली में ही। और भीलवाड़ा का हिस्सा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में चला जाएगा। और अजमेर है, उसके अलावा और थोड़ा बहुत जो है टोंक वाला हिस्सा है, ये पूर्वी राजस्थान में चला जाएगा। भौतिक स्वरूप में पढ़ाएंगे। अर्थात इसमें चारों भौतिक प्रदेशों का गुण भी पाया जाता है। और मित्रों अंतिम संभाग है हमारा कौन सा संभाग? भरतपुर संभाग। और भरतपुर संभाग में है 4 जिले, और उन 4 जिलों की बात करें तो आप लोग देख ले में कि 4 जिले कौन कौन से हैं। मित्रों लग रहा होगा थोड़ा फास्ट चल रहा हूं, अब वो क्या है कि जल्दी समाप्त हो जाएगा। ये आपको कोई चीज ऐसा लगे समझ में नहीं आई, कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ लें और 2 बार वीडियो को सुन लें। तो भरतपुर संभाग 4 जिले, हमने कहा कि देखो भैया हम यहाँ अलवर के रहने वाले हैं, आजकल यह बहुत टिपिकल हो गया बीएससी करना। और धौलपुर में तो देखो धुआंधार टिपाई का सिस्टम है। मुझे याद है जब सन 2006 में मैं पढ़ता था परिष्कार जयपुर में, तैयारी कर रहा था, तो वहाँ बहुत अच्छे टीचर थे इकोनॉमिक्स के, भारद्वाज सर, वो हम पढ़ाया करते थे। साहब जब हम धौलपुर में एक बार गए तो वहाँ साहब हम ड्यूटी कर रहे थे, तो बिजली पकड़ने के लिए चले गए फ्लाइंग में, तो वहाँ के लोगों ने हमें भगा के मारा। तो भैया धौलपुर वाले लोग हैं, कुछ भी कर सकते हैं, समझ जाए आप लोग। तो हमने कहा कि वहां तो टिप्पणी का सिस्टम भी ठीक ठाक है।
तो जब बीएससी में यहां से पार नहीं पड़े तो बीएससी करो आप धौलपुर से। बीएससी कहां से करेंगे? धौलपुर से। बी से क्या हो गया मित्रों? भरतपुर। एस से हो गया क्या? सवाई माधोपुर। सी फॉर कैमल, सी फॉर कैट, तो सी फॉर करौली क्यों नहीं हो सकता? और धौलपुर से हो गया अपने कौन? धौलपुर। आप जानते हो साथियों कि इसमें न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला तो धौलपुर ही है, पूरे राजस्थान का ही है, तो इस संभाग का तो अपने आप होना ही होना है। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला कौन हो गया इसमें? सवाई माधोपुर। भरतपुर संभाग राज्य का नवीनतम संभाग है, चर्चा कर चुके हैं। 4 जून सन 2005 को तत्कालीन एवं वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया ने भरतपुर को राज्य का 7वां नवीनतम संभाग घोषित किया। यह राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। जानना जरूरी है कि इसकी है 18,122, जो इसका क्षेत्रफल है 18,122 वर्ग किलोमीटर, जो कि संपूर्ण राज्य के कुल क्षेत्रफल का 5 पॉइंट कितने प्रतिशत है? 3% है। तो यह राज्य का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला संभाग है। यह राज्य का न्यूनतम लिंगानुपात वाला संभाग भी है। याद रहे आपको, न्यूनतम ही क्षेत्रफल है, न्यूनतम ही क्या है? लिंगानुपात। क्षेत्रफल पता चली गया, लिंगानुपात भी न्यूनतम है। याद रहे आपको, लिंगानुपात। और लिंगानुपात न्यूनतम वाला जिला कौन है? धौलपुर। और न्यूनतम ही क्या है इसका? क्षेत्रफल। तो न्यूनतम लिंगानुपात, न्यूनतम क्षेत्रफल दोनों का संभाग भरतपुर है और जिला धौलपुर है। और न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का कितना है मित्रों? आप सभी जानते हो 846 है। तो कितना है? 846 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और इसकी जनसंख्या की बात करें तो 65.33 लाख है, जो संपूर्ण राज्य की 9.55%। 65.33 लिख दूं आप चाहो तो, 65.33 लाख जनसंख्या है। संपूर्ण राज्य की कुल जनसंख्या का 9.15% है। 9.15%। तो ये भरतपुर संभाग आपने देख लिया क्या है विशेषता कि सर्वाधिक क्या है इसमें? सर्वाधिक तो कुछ है ही नहीं। न्यूनतम क्या है इसमें? लिंगानुपात। और न्यूनतम क्या है? क्षेत्रफल। दूसरी बात, राज्य का पूर्वी संभाग है। राज्य के अंतरराज्य सीमा के निकट संभागीय मुख्यालय यदि कोई है मित्रों, तो वो हो गया आपके भरतपुर। और राज्य का अंतरराज्यीय सीमा से सबसे दूर संभागीय मुख्यालय है, तो वो हो जाएगा आपके कौन? जोधपुर। तो राज्य के सबसे निकटस्थ संभागीय मुख्यालय कौन हो गया? भरतपुर। और सबसे दूरस्थ संभागीय मुख्यालय कौन हो जाएगा? जोधपुर। तो ये चीज आपको क्लियर हो जाए कि निकटस्थ कौन हो गया? भरतपुर। दूरस्थ कौन हो गया? ओके। और राज्य क्या? पूर्वी संभाग का समस्त जिले, एकमात्र संभाग है जिसके समस्त जिले, ये चारों के चारों जो जिले हैं, ये अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं। कौन सी सीमा पर स्थित है? अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हैं। तो समस्त जिले कौन सी सीमा पर स्थित हो गए? अंतरराज्यीय सीमा पर स्थित हो गए। एक बात और मित्रों इसमें कि जो भरतपुर संभाग है नवीनतम संभाग है, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका कि भरतपुर संभाग जो है नवीनतम संभाग है। और भरतपुर संभाग के गठन से पूर्व ये जिले कहां कहां थे? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है। हमने कहा कि भरतपुर संभाग के गठन से पूर्व सवाई माधोपुर और करौली और भरतपुर और धौलपुर। तो ये भरतपुर और धौलपुर जिले तो ये तो आते थे जयपुर संभाग के अंतर्गत, और सवाई माधोपुर और करौली ये आते थे कोटा संभाग के अंतर्गत। तो क्लियर हो जाए पोजीशन आपको कि भरतपुर संभाग के गठन से पूर्व भरतपुर और धौलपुर जिले तो जयपुर संभाग के अंतर्गत आते थे, जबकि सवाई माधोपुर और करौली जिला किसके अंतर्गत आते थे? कोटा संभाग के अंतर्गत आते थे। तो मित्रों
इसी के साथ हमारी संभागीय व्यवस्था समाप्त हो जाती है। इससे रिलेटेड कोई चीज आपको समझ में नहीं आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। और आपको लगा होगा कि थोड़ा फास्ट पढ़ाया है, क्योंकि तीसरी वीडियो का इसमें समय नहीं लग रहा था कि इतना समय और है, तो थोड़ा सा फास्ट इसको पढ़ा दिया। फिर भी अगर कोई चीज गलती से छूट गई होगी तो उसको हम आपको किसी न किसी माध्यम से या तो इसी वीडियो के कमेंट्स में डाल देंगे या फिर नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे या फिर आप हमसे पूछ लेंगे। ओके मित्रों, नमस्कार सभी को। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। वंदे मातरम। जय हिंद।